Hello Mataji, and you're watching Morning Pulse on Onbill TV. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami chairs a review meeting of the state's key identified projects through the state Pragati portal. At the State Secretary Dehradun, Dhami has directed officials to expedite the completion of 12 key projects underway across the state, stressing timely execution and regular monitoring. He said he would personally review the progress of these projects every month. The Chief Minister noted that several projects are being implemented in districts such as Chamoli and Pitokar, including border areas where multiple agencies are involved. He emphasized the need for effective coordination among all departments and agencies to ensure smooth implementation. उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट है उसकी सराहना हुई है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं ब्रिक्स सम्मेलन में जो चर्चा हुई है और उसमें उत्तराखंड का नाम और यहाँ के मॉडल को प्रमुखता से स्थान मिला है, प्रमुखता से उसकी सराहना हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हमने सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान संपन्न किया था। इसके साथ साथ पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक सारे संस्थान, हमारे वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस अभियान को संपन्न कराने में 17 दिनों तक अनवरत रूप से रात दिन काम किया और एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सभी लोगों ने, जिन्होंने भी इस अभियान में अपना सहयोग दिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। पोर्टल के माध्यम से, चूंकि आज लगभग 12 ऐसे परियोजनाएं जो राज्य के अंदर गतिमान हैं, उनको और तेज गति से पूरा किया जाए, समयबद्ध तरीके से किया जाए, उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो। मैं स्वयं भी अब प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करूंगा। ऐसे हमारे कुछ जनपद चमोली के प्रोजेक्ट हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, पिथौरागढ़ के हैं और सीमांत क्षेत्रों के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे कुछ अन्य एजेंसियां भी काम करती हैं, उनके साथ समन्वय करके कुछ इंटरनल आपस के जो डिपार्टमेंटों के समन्वय हैं वह भी ठीक प्रकार से हों, उस सभी पर चर्चा हुई है और कुछ समय सीमा तय की गई है कि एक समय सीमा के अंदर कर, क्योंकि उनकी लागत भी बढ़ जाती है ज़्यादा समय होने से और संसाधन भी अधिक लगते हैं, तो उन सभी के लिए आज एक डेडलाइन यहाँ पर बनाई गई है। आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है और 4 धाम यात्रा भी है, तो ऐसे में जो आस्था लोगों की श्रद्धालुओं की दिखाई दे रही है, किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, आस्था देखिए बड़ा अच्छा है। 32 लाख 4 धाम यात्री आ गए हैं। आदि कैलाश यात्रा भी हमारी 40 लाख के लगभग पहुँच रही है। जागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में आए, पूर्णागिरी में 25 लाख लोगों ने इस वर्ष दर्शन किए हैं और कैंची धाम में भी पर डे 25-30 हज़ार लोगों का आना है। तो आस्था और श्रद्धा का बड़ा एक संगम यहाँ पर हमारे राज्य के अंदर दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में हमारा कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। कुंभ यात्रा भी, कुंभ मेला भी हमारा होने वाला है, कुंभ का आयोजन भी होने वाला है, वो भी भव्य और दिव्य हो, उन सभी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और इतने यात्री आने से बड़ी संख्या में जहाँ यात्री आए हैं, पर्यटक आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वहीं जो लोग इस यात्रा को संचालित करते हैं, व्यापारी, होटल चलाने वाले संचालक, होम स्टे संचालक, टैक्सी वाले लोग, ढाबों वाले लोग, अनेक प्रकार के टूरिस्ट गाइड, सभी को, घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले, सारे ही लोगों को इस बार अच्छा काम करने का अवसर भी मिला है, उनका व्यापार भी अच्छा हुआ है। हमारे आगे आने वाली जो यात्रा दूसरी चरण की शुरू होने वाली है, भगवानों के आशीर्वाद से, 4 धामों के आशीर्वाद से वो भी अच्छी होगी। सभी लोग इस यात्रा से निश्चित रूप से जो हमारा एक आर्थिकी का भी बड़ा आधार है, उस आर्थिकी को भी मजबूत करेगी। सर, आज से बीएलओ जो है घर घर जाएंगे, प्रशिक्षण का फाइनल हो जाएगा ना सर? आज से बीएलओ घर घर जाएंगे। देखिए, उसके लिए सभी तैयारियां हो गई है। वो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में ये SIR की प्रक्रिया हो रही है और
और वो पूरी सही तरीके से हो और पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आए, और जो अपात्र हैं या जिन्होंने घुसपैठ की है, जिन्होंने संदिग्ध अवस्था में रहते हैं या जिनका लेना देना नहीं है, जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे लोगों के नाम भी उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। एक अच्छा फिगर। Newly appointed Gujarat DGP G.S. Malik officially assumed charge, has outlined his vision for technology-driven policing across the state, highlighting the success of Ahmedabad's extensive CCTV network. Malik emphasized expanding surveillance infrastructure, strengthening action against drug trafficking, enhancing cybercrime investigation capabilities, and improving grievance redressal mechanisms. He reiterated that maintaining law and order remains the top priority of Gujarat Police, with a strong focus of proactive crime detection and prevention. पुलिस का सबसे पहले ये बताते हैं कि मेन काम जो है प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। એટલે कोई भी ऑफेंस को पहले रोकना, उसकी डिटेक्शन हो, उसकी बराबर इन्वेस्टिगेशन हो और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। इसके लिए जो मेन अपने प्रायोरिटी में लिया है, अभी मैं कह सकता हूँ कि सीसीटीवी मैक्सिमम स्टेट में लगे। जैसे मैं अहमदाबाद में था तो लगभग 4000 सीसीटीवी तो गवर्नमेंट के और कॉरपोरेशन के हैं, जिनकी फीड कंट्रोल में हमारे पुलिस में आती है। लोग भागीदारी से हमने 24,000 से ज़्यादा सीसीटीवी लगवाए हैं। उन 24,000 में से जो इम्पोर्टेंट सीसीटीवी हैं लगभग 3,000 से ऊपर, उनकी फीड हमने पुलिस स्टेशन में भी ली है और उतनी ही फीड कंट्रोल में आती है। हमारे लगभग आप समझिए कंट्रोल रूम में 7,000 से ज़्यादा सीसीटीवी की फीड अभी आती है और पुलिस स्टेशन में 3,000 से ज़्यादा। तो गुनाह का जो ऑफेंस का डिटेक्शन है वो तुरंत पुलिस का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है अहमदाबाद में, और इससे प्रिवेंशन भी, लोगों को भी ये पता है कि वे सीसीटीवी में पकड़ा सकते हैं। इसलिए लोग चोरी या जो भी डकैती, रॉबरी या चेन स्नैचिंग, वो डरते हैं। मतलब अभी ये इसलिए क्राइम भी कंट्रोल हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि मेन हमारा ये प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा लोगों का ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है, हम ऐसा करेंगे कि पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही लोगों के इश्यूज हैं, लोगों के ग्रीवेंस है, वहीं सॉल्व हैं, उनको यहाँ तक नहीं आना पड़े। इसके अलावा जो ड्रग्स है वो भी एक हम टॉप प्रायोरिटी में लेंगे। ड्रग जो है आज एक बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। उसके लिए अहमदाबाद में भी काफ़ी हमने केसेस किए, एफर्ट्स किए। तो इसके लिए थोड़ा एक ANTF एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स जो अपने यहाँ पे प्रोसेस में है, उसको भी अपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। कुल मिला के नार्कोटिक्स एक हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगा। उसके अलावा साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है। तो उसके लिए भी अहमदाबाद में जैसे हमने ट्रेनिंग सेंटर था अपने सिटी लेवल पे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंटिन्यूस उनकी ट्रेनिंग भी हो, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में लोग पकड़ाएं। देखिए, डिटेक्शन जो है इज द बेस्ट प्रिवेंशन। कोई भी क्राइम अगर कोई कर रहा है, वो 10-15 ऑफेंस से पहले अगर 1-2 के बाद ही पकड़ा जाएगा तो आगे वो बाकी क्राइम नहीं करेगा। तो डिटेक्शन पे भी हमारा प्रायोरिटी रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलवेज द प्रायोरिटी। CPIM General Secretary M.A. Baby said party leaders John Brittas represented the CPIM at the India bloc meeting. He stated that he had written to Congress President Mallikarjun Kharge outlining the party's concerns regarding the functioning of the opposition alliance. Baby stressed that all constituent parties of the India bloc should work in more focused and coordinated manner to strengthen the alliance's effectiveness. So the India bloc meeting was over, and you had raised serious concerns and questions to the Congress president itself. Was it raised in the meeting also? Yeah, is the floor leader of CPIM in Rajya Sabha and invitee to the Central Committee of the party, Comrade John Brittas, represented CPIM in the India bloc meeting. Now, as the media as a whole knows, as the General Secretary of CPIM, I had written a letter to Honorable President of AICC, Mr. Mallikarjun Kharge, highlighting some of the concerns that we have with regard to the working of the India bloc, because India bloc is called upon to work in a cohesive manner with proper direction, because fascistic RSS-controlled BJP has extended their tentacles to the northeast. For the first time, they have captured the state of West Bengal. So in such a situation, every party in the India bloc should conduct themselves in a more focused and responsible manner. Unfortunately, the approach of the topmost leaders of the AICC
during the Kerala Assembly election was something different. There was a very preposterous allegation that CPIM and the LDF is having a deal with the BJP. So the very purpose of India Bloc was to fight BJP and their allies. And if the leading party in the India Bloc accuses one of the primary movers of the India Bloc, as the General Secretary of India Bloc, Sitaram Yechury played an important role. That is as per the decision of the party. So this kind of irresponsible allegations should not be made even during an election. When you fight election in opposite camps, you may have to criticize each other, but there has to be a dignity and decorum that is expected to be maintained. That was found wanting from the part of Congress leadership. But on behalf of CPIM, I would like to state that we won't be found wanting in extending our cooperation in the fight against BJP and their allies. So today in the meeting we have had discussion. Now we will have occasion to discuss about how things have been discussed in the India Bloc meeting. Then we will be able to react to you in detail. Have you got any response on your letter from Mr. Kharge? That is not a time to respond to that. We will respond to that later. Cricket legend and Professional Golf Tour of India PGTI President Kapil Dev spoke about the 6-member Indian golf team selected for the upcoming Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, expressing optimism about the squad's prospects. Referring to India's performance at the previous edition, where golfer Aditya Ashok secured the country's lone medal in the sport, Kapil Dev said that the current team has the potential to deliver an improved showing and compete strongly on the continental stage. I think you're looking to give them opportunity. Rest is all depend. Golf is how's that your day. If you're playing well, anybody can beat because our boys are good enough. You just need that little bit of more confidence. Otherwise, you know, on that very week, how they play is very, very important. Sir, in the last Asian Games, Aditya Ashok was the only medalist, silver medal, came very close to winning a gold medal. But sir, this time in this squad, do you think we will definitely go beyond one medal? I hope so. Let's put it positively. And, you know, the awareness is increased. People come to know about the game. And the kids also can feel very happy if, you know, this girl can come out and win the medal. And the people who play with them, why not? Why not me? When the people start thinking, the boys and girls start thinking, why not me? Then that means it start happening. Sir, as a PGTI president, according to you, what would be a successful Asian Games in Japan this time? And should the target just be simply about winning medals, or building enough depth so India can compete in both individual and team events? I think medal is important, but more important is that how they play, how they conduct themselves. Yes, I think these games they all depend on the numbers, how many medals you win. But end of the day, people like us only looking for how they played. Did they compete good enough? They are ready for that stage. That's very important as a part of PGTI. Good luck, all the best. Go and express yourself, and I keep my finger crossed. I hope they can win the medal, and rest is entirely on these young boys and girls. Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said Prime Minister Narendra Modi is set to become India's longest-serving Prime Minister on June 10. He described the past 12 years under Modi's leadership as a period of national pride, highlighting initiatives aimed at the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Rai said that more than 25 crore people have been lifted out of poverty during this period. He also cited key decisions and developments including the abrogation of Article 370, the construction of the Sri Ram Temple in Ayodhya and large-scale housing and sanitation programs for the poor as defining features of the government's tenure. बिल्कुल 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल होने वाला है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के गौरव का कार्यकाल रहा है। युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण और सम्मान का कार्यकाल रहा है। इस अवधि में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हमारे गरीबों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, विकास के भगीरथ हैं और भारत ने दुनिया में अपने सामर्थ्य को स्थापित किया है। यह ऐसा कार्यकाल रहा है जिसमें 370 धारा भी हटा, राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बना और देश प्रगति के पथ पर बढ़ा है। यहाँ करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। यहाँ रोजगार के इतने अवसर कभी नहीं मिले थे। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में है, जबकि यह दशक आपदाओं का दशक रहा है। कोविड का काल हो, चाहे दुनिया में जो युद्ध का कार्यकाल रहा हो, उसका माहौल रहा हो, युद्ध हो रहे हो, हर परिस्थिति में भारत दुनिया के सब देशों में से ज्यादा खड़ा रहा है अपने आर्थिक उन्नति के साथ, दृढ़ता के साथ, अपने संप्रभुता के साथ, एकता अखंडता के साथ। और विकास की गति तो ऐसी हुई है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, उसकी ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस विकसित भारत में प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का होगा। आज इस 12 वर्षों में किसानों को खुशहाली मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को उन्नति और सम्मान मिला है और गरीबों का सम्मान बढ़ा है, उनके जीवन में भी खुशियां आई है। इसलिए भारत के लिए यह गौरव का काल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारत के सबसे लंबे अवधि का प्रधानमंत्री होने के शुभ अवसर पर हम बिहार वासियों की ओर से और मैं अपनी ओर से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। That's all we have for now. Keep watching on Blue TV.